हम्म, नमस्कार। मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे दरीचा के इस 5वें सेशन में, जहाँ पे आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आदित्य अंशु। और हमारा आज का विषय है काफी यूनिक सा और बहुत इंटरेस्टिंग, गांधी और इंडियन, एक इंडिया और साउथ अफ्रीका को जोड़ते हुए चीजों को देखने का, और किस तरीके से उस पे हम लोग रिसर्च और बाकी चीजों पर प्रवासी भारतीयों का गांधीयन पर्सपेक्टिव से हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं इस आगे बढ़ूं इससे पहले डॉक्टर आदित्य अंशु सर के बारे में कुछ लाइंस जो उनकी स्पेशलिटी है हमारे पास। बहुत ही थैंक यू सो ब्रीफ। मच। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही ब्रीफ। हाँ। ओके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम नोटिस पे आपने हाँ बोला हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, और करीब 6 सालों का आपका एक्सपीरियंस है थिंक टैंक एंड सरकारी, प्राइवेट और रिसर्च के एरियाज में। और अभी आप स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स बेनेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैं अब ज्यादा वक्त और नहीं लेके सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, और आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे। आपके पास बहुत अच्छे से विषय को एक्सप्लेन करने का वक्त है, आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे। तो ओवर टू यू सर। ठीक है। थैंक यू सो मच पूजा। और सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एंड एट द ऑनसेट आई वुड लाइक टू सुन रहे हैं? मुझे आ रही है आवाज? जी सर। जी, ओके। सो एट द ऑनसेट आई वुड स्पेशली थैंक पीपीएफ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड द यंग टीम ऑफ रिसर्चर्स, of course, which includes Pooja, for inviting me for the talk. And I have decided to keep this talk in bilingual. So मैं हिंदी इंग्लिश के बीच में मतलब hop in hop off करता रहूँगा. And I have decided to keep this presentation. I have decided to keep this into 3 sections, और इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है अपने टॉक को। पहला होगा कि डायस्पोरा क्या है, दूसरा कि इंडियन डायस्पोरा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब बेसिकली कि प्रवासी क्या है या भारतीय प्रवासी क्या क्या है, किसे कहते हैं। तीसरा होगा कि उसी के अंदर जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, दैट विल बी द वेव्स ऑफ माइग्रेशन, कि हम भारतीय वहां पहुंचे कैसे अफ्रीका में। ठीक है। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, जिस पे हम लोग बात करेंगे। और तीसरा होगा कि गांधी एंड ऑफ कोर्स इंडियन डायस्पोरा, जो कि सबसे उसका इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं एक क्लेरिफिकेशन दे दूं, मतलब आप गलत नहीं हैं, और इसमें जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि हम अफ्रीका को साउथ अफ्रीका से रिलेट कर देते हैं। सो दिस शुड नॉट हैपन। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट जहां पे 55 देश है लगभग, और लगभग 55 के 55 देश में, जो कि शुरू होता है मगरिब से, ऊपर से नॉर्थ अफ्रीका से, और वो डाउन साउथ साउथ अफ्रीका तक जाता है। ईस्ट साइड में उनके पास कीनिया है, वेस्ट साइड में कोट डिवोर है, लाइबेरिया है जो यूएस का एक कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप स्टेट है। ठीक है। तो वो पूरा का पूरा अफ्रीका है जिसमें सब जगह इंडियन डायस्पोरा है। हाँ, सदर्न पार्ट में ज्यादा है, साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, मॉरिशस में ज्यादा है। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे और इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले कि डायस्पोरा है क्या, और एक चीज और, जहां समझ ना आए या कुछ लगे कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। सो ठीक है, ओके। तो डायस्पोरा क्या है कि डायस्पोरा, द टर्म इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड डाया, that is means all over, through, and spedio, that is to spread. तो इसीलिए डायस्पोरा का लिटरल मीनिंग अगर हम समझेंगे तो वो है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, कि जो लोग इधर से उधर हो जाते हैं। अगर हम इंडियन डायस्पोरा का केस लेते हैं तो हम ढूंढते हैं कि उनका जो कॉमन एंसेस्ट्रल होमलैंड है वो इंडिया है, और कई कारण से, वॉलेंटरी हो, इनवॉलेंटरी हो, दे हैव मूव्ड इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली अफ्रीका। दे हैव मूव्ड टू अफ्रीका सिंस, आई विल बी स्पीकिंग ऑन Africa, that is will be the case study of mine today, that वो अफ्रीका पे हम बात करें, but they have moved to west, they have moved to north, east, south, हर जगह वो गए हैं। और यही रीजन है कि डायस्पोरा was thus formed due to this kind of migration। ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि इनहैंस इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गया कंट्रीज के बीच में।
ठीक है, आपस में लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगे, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्शंस बढ़ गए, रिलेशन सिग्निफिकेंट हो गया कि आपस में रिलेशन है, तो डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस इट मल्टीप्लाइड। पहले शायद हमें पता भी नहीं था कि मॉरिशस में इंडियंस रहते हैं, या ट्रिनिडाद टोबैको में इंडियन रहते हैं, या साउथ अफ्रीका में इंडियन रहते हैं, मोजाम्बिक में इंडियन रहते हैं। लेकिन चूंकि अब इतना मतलब इंटरकनेक्शन बढ़ गया है, it has increased manifold. This has become very significant. If you see even the visits of the prime minister, you will see a lot of Indian diaspora coming there to receive him, then cheer him up. तो ये सारा चीजें जो है हम देखते हैं कि उनका उनका इतना क्यों हो गया है। दूसरा कि even if they have moved in 17th century, 18th century, late early 19th century, or even after independence, they try to maintain इमोशनल, सेंटिमेंटल एंड मटेरियल लिंक विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जहां वो गए हैं वो उनके लिए होस्ट कंट्री है, ठीक है, और हम उनके लिए होम कंट्री हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल, सेंटिमेंटल और मटेरियल लिंक बना के रखते हैं, ठीक है। इमोशनल वो भारतीय होना कि हम हैं, दिल से भारतीय हैं, हम अभी भी अपने साथ रामायण ले गए हैं, गीता ले गए हैं, वहां पढ़ते हैं, दिल में लगाए हैं। सेंटिमेंटल ये कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो दे फील बैड, दे फील अटैच्ड, ठीक है। मटीरियल लिंक, रेमिटेंसेस, जो वो पैसा भेजते हैं, ठीक है, अपने परिवार को पैसा भेजते, काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल लिंक व्हिच दे ट्राई टू कनेक्ट, जमीन लेना, यहाँ पे बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये बेसिकली डायस्पोरा को डिफाइन करता है, और दिस इज हाउ जनरलाइज्ड प्रवासी, मतलब प्रवासी का डेफिनेशन अगर हम कह सकते हैं कि एक कोई पॉपुलेशन जो एक कंट्री से माइग्रेट होके, जहां से वो ओरिजिन हुए हैं, सपोज कोई इंडियन है, वो इंडिया में पैदा हुआ, उसका परिवार इंडिया में पैदा हुआ, वो यहाँ से चला गया किसी फॉरेन लैंड में, और वहां जाके वो रहने लगा, दे हैव स्टेड, जनरेशंस के जनरेशंस वहीं रह गए, तो दे विल कॉल्ड एज अ डायस्पोरा, ठीक है, प्रवासी। अब इंडियन डायस्पोरा क्या है, ठीक है, अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, सो इफ यू लुक at the demographic map of the world today, right? I don't think there is any country left jahan pe people of Indian origin you won't find PIOs, any country, right? All right, ठीक है सब? हाँ बिल्कुल सही। Okay, so any country in the world, you can just keep your finger on the west of the world map, on the Middle East, on Africa, West Indies, south of West Indies, Southeast Asia, Australia, and even Oceania, countries like New Zealand, Fiji, and etc. आपको वहां अभी भी क्या मतलब कई जमाने से वहां आपको इंडियंस मिलेंगे, those who have lived there, they have settled there, they are involved into politics, into business, into society, they have adopted the culture. तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि there is no country almost on the earth जहाँ पे Indians नहीं हैं, और Indian diaspora is not there, right? Secondly, from the dawn of the recorded history, if we see, right, Indians have been migrating and settling abroad. वो independence से पहले भी था और independent के बाद भी था, ठीक है, रहा है। If you see that in the colonial era, जब हम कॉलोनी थे, large number of Indians migrated as an endangered labor, right? Endangered labor जिसको हम लोग कहते हैं गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, हिंदी भाषा में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर, जिनको ये बोल के लेके गए अंग्रेज कि वहां चलो, पत्थर के नीचे सोना है, तुम्हारी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, ठीक है, क्योंकि जहां इनको ले गए वो अंग्रेजों की ही कॉलोनी थी, इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, right? So they wanted people who would work hard, number one, who would be honest, right, and who would be easy to settle. So they found कि हम इंडियंस को लेके जा सकते हैं, and for this I would say British Raj here in India promoted systematic droughts, famines, right, and they there was a compulsion on the people to move out. उनको निकलना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पे भुखमरी हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह का पॉलिसी था कि भाई इस जगह में भुखमरी कर दो और इनको उठा के लेके चले जाओ, क्या बोलते हैं, मॉरिशस लेके चले जाओ, ट्रिनिडाद टोबैको लेके चले जाओ, ठीक है, साउथ अफ्रीका लेके चले जाओ, फिजी लेके चले जाओ, गुआना लेके चले जाओ, वहां जाके इनसे कॉफी प्लांटेशन पे, शुगर प्लांटेशन पे इनको काम कराओ। एंड द कंडीशंस इन विच दे वर्कड वाज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। आई विल शेयर यू एक्सपीरियंस। शायद इंडिया में बहुत लोगों ने वर्ड क्वारंटीन कोरोना के बाद सुना होगा, 2020 के बाद, राइट? I had this, I won't say privilege, but it was my luck that I heard this word quarantine
in 2018 when I was visiting Reunion Island. ठीक है, Reunion Island was a French overseas it is a French overseas territory. वो फ्रांस का ही पार्ट है, मॉरिशस के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, और वो एक जमाने में फ्रेंच का कॉलोनी था. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि इंडियंस को वहां लेके जाते थे, पहले क्वारंटीन करते थे. जहाज से उतारने के बाद, शिप से उतारने के बाद, व्हेन दे वर डिबोर्डेड फ्रॉम द शिप, दे वर क्वारंटीन्ड. और उनको ये बोला जाता था कि इनको 15-20 दिन देखो, इनको कॉलेरा तो नहीं है, इनको टाइफाइड तो नहीं है, इनको कोई फीवर तो नहीं है, ठीक है, ये कोई बीमारी फैला तो नहीं देंगे आइलैंड पे, ठीक है. और ये हर जगह है, ठीक है. इनके लिए सीमेंटेड बेड बनाया जाता था, पैथेटिक हॉरिबल एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन जहां पे इनको रखा जाता था. इट वाज सो बैड, राइट, सो एक्सप्लॉइटेटिव दैट यू कुड एक्चुअली गो इनटू टीयर्स कि यार ऐसे भी लोग रहते थे, राइट. एंड जो मतलब दोज हु यूज्ड टू डाई दे वर जस्ट थ्रोन इन द सी, या उनको गाड़ दिया जाता था इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच रिलीजन दे केम फ्रॉम, राइट. तो ये सारा चीज जो है पार्ट एंड पार्सल हो गया उनके जीवन का. एंड देन व्हेन दे मूव टू द कंट्री ऑफ अडॉप्शन, द होस्ट कंट्री जहां वो गए, slowly and gradually they developed themselves, they improved their competence, and then they went on to become a skilled worker जहां पे उनकी पूछ बहुत हो गई, ठीक है. because countries like, I mean, spaces like Reunion Island, Comoros, Maite, ठीक है, या फिर अफ्रीका के कई सारे कंट्री में जो वहां के लोकल्स थे, they didn't want to work, उनको काम नहीं करना था, वो बहुत ही आलसी होते थे और उनको वो चाहते थे कि हम काम ना करें. तो ये इंडियंस ना, दे प्लेड वेरी स्मार्ट देयर. वो कस्ट में तो रहे, बट दे कैप्चर्ड द इकोनॉमी, दे कैप्चर्ड द पॉलिटिकल स्पेस, सोशल स्पेस, ठीक है, ये सारा करते रहे. अगर आज के जमाने में आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा को, तो करंटली यू विल सी इंडियन डायस्पोरा समटाइम्स कैन बी रेफर्ड एज PIOs आल्सो, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है. सो आज के जमाने में अगर आप PIOs को देखेंगे तो दे आर इन मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 70% इन मॉरिशस, ठीक है. मॉरिशस में 70% इंडियंस हैं वहां पे, या इंडियन मूल के हैं आप ये कह सकते हैं, ठीक है. फिर आता है गुआइना में 51%, ठीक है. देन इंडियंस आर द सिंगल लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन फिजी, ठीक है, that is almost less than 50%. Then in Suriname, that is 37%. Then you have Indians as the largest group in Trinidad and Tobago, which almost has a what you call it, 40% of the population, right? And in other countries, such India carries the position of 3rd, 4th or 5th in population ranking, such as Malaysia, Singapore, Sri Lanka. ठीक है, तो आप देखिए कि इंडियन प्रेजेंस कितना है, ठीक है. इसीलिए ये टॉपिक मुझे लगता है, मेरा रिसर्च भी इसी पे रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल वर्ल्ड. सो इफ वी टोटल इट, ठीक है, इफ वी टोटल इट कि टोटल इंडियंस कितने हैं, ऑलमोस्ट 32 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन आर लिविंग अक्रॉस द ग्लोब. 32 मिलियन पीपल, ठीक है. 1 मिलियन में 10 लाख होता है, जस्ट कैलकुलेट इट, ठीक है. 32 million people of Indian origin are living across the globe, and in that 32 million, almost 3.5 million are residing in African continent itself. So when I say African continent, it is basically the group of 55 countries, ठीक है. और ये they are present in all regions of Africa, ठीक है. शुरू में इनका ये जो माइग्रेट किए थे, ये इसलिए माइग्रेट किए थे क्योंकि स्लेवरी की वजह से माइग्रेट किए थे, स्लेव ट्रेड होता था इनका. फिर अगला फेज आया इंडेंजर्ड लेबर्स का, जहां इनको ले गया. पोस्ट उसके बाद आया कंस्ट्रक्शन वर्कर का, ठीक है, रेल लाइन लगाना है, रेल चलाना है, तो इसलिए इनको लेके चला गया. अगला आया बिजनेसमैन का, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आप बिजनेस करने लगे, ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनको लेके कि ये जो मैंने आपसे बात की ना, मॉरिशस, गुआइना, ठीक है, या क्या बोलते हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यहाँ जो माइग्रेशन हुआ है ये बेसिकली हुआ है इंडिया के ABCD डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है. अब ये ABCD डिस्ट्रिक्ट क्या है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि काफी यंग लोग भी होंगे जो इसको प्रोग्राम को समझेंगे, तो मे भी शायद उनको हेल्प हो जाए, बाकी तो जो प्रोफेसर इनको पता ही है ये चीज, ठीक है. तो ABCD डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली आरा, बलिया, छपरा एंड देवरिया, ठीक है. सो 2 स्टेट कम्स फ्रॉम बिहार एंड 2 स्टेट कम्स फ्रॉम UP, ठीक है, आरा, बलिया एंड छपरा एंड देवरिया. एंड फ्रॉम दीज पोजीशन दे जनरली माइग्रेटेड टू कंट्रीज लाइक मॉरिशस, फिजी, राइट, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. इसीलिए वो जो फेमस गाना है ना एक, कि फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी, ठीक है, तो ये जो फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ओरिजिन का है, ठीक है. वी सिंग दिस, सो दिस इज सी हाउ कल्चरली एंड सेंटिमेंटली वी आर कनेक्टेड टू इट.
ठीक है, ये तो हो गया इंडियंस जो वहां चले गए, ठीक है, और इंडियन डायस्पोरा विच स्टेट. नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग होमवर्क फॉर young researchers. I don't know how many of you have heard of this term Siddhi tribe. Have you heard of it? एक ट्राइब है सिद्धि इंडिया में, ठीक है. तो ये बताते हैं कि वो अफ्रीकन्स हैं जो यहाँ रहते हैं, एंड दे इफ यू कंसिस्ट, आई मीन द सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द गुजरात पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इफ यू connect them together, it is almost 850,000 of individuals living there, and they are Africans. Most of them they follow the religion of Islam, right? Then there are Hindu Siddhis, and of course then there are Catholic Siddhis. ठीक है, तो ये ऐसे ही दोनों के बीच में माइग्रेशन होते थे इंडिया, और ये बहुत बहुत पुराना है, ये अफ्रीका और इंडिया का जो कनेक्शन है डायस्पोरा को लेके, बोथ इन बोथ वेज इट्स वेरी ओल्ड, राइट. हमारे गुजरात के एक राजा थे, उन्होंने शादी की थी वहां के प्रिंसेस से, ईस्ट अफ्रीका के प्रिंसेस से. बंतू ट्राइब के लोग थे, उनके साथ कुछ सिद्धीज आए थे, दे स्टेड हियर. तो इस तरह से एक रिलेशन मतलब बना. हमारे यहाँ कर्नाटका, गुजरात, हैदराबाद, यहाँ पर सिद्धि ट्राइब्स हैं. आप पाकिस्तान चले जाएं तो मकराना और कराची है जहाँ पे सिद्धि ट्राइब्स हैं, ठीक है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है. अब अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, is my speed too fast? नहीं, बिल्कुल चलेगा. हाँ, चलेगा सर, बिल्कुल ठीक है. Okay, so if we see the new waves of, now I will start the second part would be then the waves of migration, that how Indians reached Africa as a continent. When I say Africa, so first of course was being the slaves, right? The colonizers took us as a slaves, and हम वहां से चले गए. But the first regular migration which took to Africa was of course as a endangered laborers, right? Those who were hired to work on agricultural land, right? Subsequently more good economic prospects, ठीक है, वो उनको अट्रैक्ट किया इंडियंस को, एंड देन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अफ्रीका एज ट्रेडर्स, क्लर्क्स, बिजनेस पीपल, राइट, लॉयर्स. हमने बहुत बड़ा लॉयर अफ्रीका भेजा था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है. जब वो वापस आए तो वो महात्मा बन के आए. ऑल दिस this presentation will be about that only, ठीक है. तो इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि around 3.2 million people जो है PIOs they live in African Union, but again वहां पे भी एक डिवीजन है, ठीक है. एक होता है एंग्लोफोन अफ्रीका, जहां पे सबसे ज्यादा इंडियंस हैं. अब ये एंग्लोफोन अफ्रीका क्या होता है कि जहां पे ब्रिटिश रूल था, इंग्लिश स्पीकिंग अफ्रीका, ठीक है. most of the countries like South Africa, you might say, then you have Zimbabwe जहाँ पे ब्रिटिश रूल था. तो ज्यादातर आपको जो अफ्रीकन्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एंग्लोफोन अफ्रीका में, ठीक है. स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इंडियंस यू विल फाइंड देम इन अरब अफ्रीका, जो मगरब अफ्रीका है ऊपर के तरफ, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव people in Francophone Africa and Lusophone Africa. Francophone are the countries which was ruled by France, ठीक है, जो कॉलोनी था फ्रांस का. जैसे कोत d'Ivoire है, निजर है, ठीक है, गैबोन है, ये सारा कंट्रीज है. यहाँ पे आपको बहुत कम इंडियंस मिलेंगे, बट मिलेंगे. और लूसोफोन अफ्रीका जो कि पोर्टुगीज रूल के अंदर था, उसमें आपको और कम इंडियंस मिलेंगे, बट इंडियंस वेयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है. वो कीनिया का जो मेन लाइन है, वो मेन रेल लाइन है, वो इंडियंस ने ही बनाया और इंडियंस ने ही चलाया, ठीक है. इंडिया का, इंडियंस का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ, ठीक है. सेकेंड वेव जो हुआ माइग्रेशन का, वो हुआ प्रिसाइजली साउथ अफ्रीका में, और खास करके नेटल रीजन में, ठीक है. और ये हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है, जहां पे स्टार्ट हुआ था एज ए इंडेंजर्ड वर्कर, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, किरमिटिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इंडेंजर्ड वर्कर का, तो एक सेकेंड वेव आता है जिसमें ये बताया जाता है कि ठीक है, आप इफ यू वांट टू स्टे बैक, you want to make this country your new home, right? If you want to change this country from being a host country to home country, if you want to stay, you stay back. Indians decided to stay back because labor was still in demand, and only Indians could, fulfill that demand in a better sense, right? As a result, what happens? Indians had built the complete rail network of East Africa, right? The carpenters, small traders, cooks, cleaners, washermen, सब Indian थे, right? And when this line was done, it was the African people who requested their Indian counterpart कि आप जो है stay back करिए and please help us to run this rail network,
रेल ऑपरेशंस। सो अगेन इंडियन हैड अ चॉइस, ओके ठीक है हम तो यही चीज कर रहे हैं एंड वी वेयर टू गो बैक, विल स्टे हियर, क्योंकि तब तक कनेक्शन भी टूट गया था उस जमाने में, ना इंटरनेट होता था ना कुछ होता था, तो बोला ठीक है हम यहीं रुकते हैं और हम यहाँ से मतलब अपना जो है रेल यहीं रह जाएंगे। सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक एक्सपेंशन हैपन, इकोनॉमिक एक्टिविटी गॉट इंक्रीज्ड। Then there was a new generation of skilled people, doctors, lawyers, businessmen, जो धीरे धीरे ना अपना स्टेटस को इम्प्रूव करते गए, दे स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है, तो वो दे स्टार्टेड कैप्चरिंग एंड देन दे लेफ्ट अ वेरी they have a very significant and deep impact on the African commerce as well, ठीक है। जैसे एक वर्ड चलता है अफ्रीकन लोकल लैंग्वेज में, दुका, राइट, DUK, दुका, ठीक है। दुका कुछ नहीं है, दुका हिंदी वर्ड जो दुकान है ना उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट। इंडियंस इतने डीप इनसाइड अफ्रीका पहुंच गए थे, फॉरगेट अबाउट द पोर्ट कॉलोनीज और द पोर्ट एरियाज, दे वेंट डीप इनसाइड। वो जो आपस में डिस्कस करते थे दुकान चलाना है और ये करना है, दिस वर्ड वाज कैरीड ओवर, ठीक है। और ये सिरोलिक वर्ड है, एक सिरोल होता है जिसमें लोकल लैंग्वेज और एक लैंग्वेज मिक्स करके हम कुछ और बोलने लगते हैं, तो ये दुका जो है वो आज भी फेमस है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सो इफ यू से समवन दुका, दे विल अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग फॉर अ दुकान, ठीक है। सो इट्स अगेन ऑल थैंक्स टू इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि करंट पोजीशन क्या है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा का क्या स्ट्रेंथ है, करंट पोजीशन क्या है, तो अगेन दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज हम कर सकते हैं। एक तो है डोमिनेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, कि जहां इंडियन डायस्पोरा ही डोमिनेट करता है पूरे सोसाइटी को, पॉलिटिकल स्पेस को, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर को, वो है मॉरिशस, ठीक है, जहां पे मैंने आपको पहले बताया कि 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो इंडियन है, ठीक है। और उस 70% में सबसे ज्यादा लोग हैं ABCD रीजन से, ठीक है। और उसके बाद है आपका तेलुगु डायस्पोरा, तमिल डायस्पोरा, पीपल फ्रॉम आंध्रा, ठीक है, और वहां पे मुर्गन को बहुत पूजा जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है, और दे आर द इनिशियल परमानेंट सेटलर्स ऑफ द आइलैंड, ठीक है। इनिशियली वही गए, उन्होंने ही सेटल किया और उन्होंने ही उस आइलैंड को रन किया। पोस्ट दैट फ्रेंच अराइव्ड, ठीक है, चाइनीज अराइव्ड, मलय अराइव्ड एंड पीपल फ्रॉम अफ्रीका अराइव्ड, राइट, आई मीन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, प्रिसाइजली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो आए। लेकिन एक चीज जो इंडिया वाले छोड़ नहीं पाए, when Indian group landed in Mauritius, that they didn't remain monolithic, they didn't remain homogeneous community, ठीक है। डिवीजन on the line of caste still exists in Mauritius, division on the line of religion still exists in the like on Mauritius, and then division on the line of language still exists in Mauritius. अब इसका प्रमाण ये है कि इफ यू सी हाउ, अब कैसे उनको डिवाइड करेंगे भाई, कौन कास्ट के कौन है, बिकॉज वन फ्रॉम वन हैज टेकन अ पोर्ट जर्नी टू मॉरिशस फ्रॉम कलकत्ता, राइट, वो बिहार का था एक गांव का, और वो एक पोर्ट जर्नी करता है कलकत्ता से। एक बिहार का था, वो पोर्ट जर्नी कर रहा है सपोज मान लीजिए कि पौंडीचेरी से। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कौन से कास्ट का कौन था? तो व्हाट इंडियंस दे डिड, व्हिच वी आर वेरी गुड एट डूइंग, आई एम सॉरी टू से दिस, राइट, व्हाट वी डिड इज we decided कि जो एक शिप में आता है ना वो एक कास्ट का हो जाएगा। So that was जहाजी भाई concept, ठीक है, जो एक जहाज में आएगा वो एक कास्ट का हो जाएगा, जो सेम पोर्ट ऑफ एंट्री से आएगा वो एक कास्ट का हो जाएगा, ठीक है। So this is how they tried to divide themselves, और इसी चीज को तोड़ने के लिए बाद में महात्मा गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट दे हैड डिवाइडेड देमसेल्व्स, ठीक है, कि हम जहाजी भाई हैं, हम जहाजी बहन हैं, सेम पोर्ट ऑफ एंट्री है, सेम विलेज है, तो हम जो है एक ही जगह के हो गए, तो हम नहीं करेंगे। बट अगेन Indians in the Mauritius, they have left a deep imprint in the society. They maintain their cultural identity without any doubt. They maintain their language identity without any doubt. And then even if they belong to different religion, they do try to be very cordial in that, right? As a result, I don't know how many of you have heard about it, but there is a Ganga Talab, which is they call Ganga Talab in Mauritius, right? Which is a holy representation of Ganga River, ठीक है। तो शिवरात्रि पे और बाकी पूजा पे उसी जगह पे पूजा होता है, और उसको रिप्रेजेंट कहा जाता है कि वो जो है गंगा तालाब है, वो गंगा का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। ऑल थैंक्स टू इंडियन डायस्पोरा, राइट। एज अ रिजल्ट मॉरिशस इज नोन एज अ लिटिल इंडिया, इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया, ठीक है, छोटा भारत हिंदी में।
अगर दूसरा कैटेगरी में हम जाएंगे, जो सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ है, वो आपको आता है साउथ अफ्रीका और रियूनियन आइलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी देयर आर गुड नंबर ऑफ इंडियंस, सेम एज इज इन द रियूनियन आइलैंड। ठीक है, जो कि अब फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, मॉरिशस के बगल में है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 to 4% साउथ अफ्रीका में, एंड ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 50 to 60% इन रियूनियन आइलैंड, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग PIOs रहते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक जगह है क्वाज़ा नटाल, वहाँ पे जुलू नटाल, वहाँ पे काफी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ दैट एरिया इज कवर्ड बाय इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, सेकंड इज डरमन। ठीक है, ये सब रिपोर्ट जो है हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट है। ठीक है, जो डायस्पोरा पे बना था, और यहाँ पे काफी दे हैव कैप्चर्ड अ गुड इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन। ठीक है, जहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज रन करती है। सो दे रन द इकोनॉमी यू कैन से ऑफ काइंड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। अगर हम मार्जिनल स्ट्रेंथ में जाएंगे, जहां बहुत कम नंबर में, मे बी समवेयर बिटवीन 10,000 to 100,000, 10,000 से 1 लाख के बीच में हम जाएंगे, तो हम देखते हैं कंट्रीज लाइक कीनिया, युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जायरे, ये सारे जो कंट्रीज हैं अफ्रीका के, इसमें आपको छुटमुट पॉपुलेशन मिलेंगे 10,000 से 1 लाख के बीच में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा मतलब इस बात पे करता हूँ कि अफ्रीका जो है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं है, वो पूरा अफ्रीका है, और इंडियन सब जगह है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि प्रवासियों का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या रोल है अफ्रीका में, ठीक है, तो बहुत सारा है। पहला तो है कि पॉवर्टी एलिवेशन में वो दोनों जगह पॉवर्टी एलिवेट कर रहे हैं, वहां काम करके कर रहे हैं और हमें रेमिटेंस देके कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी इंटरेस्ट, दे हेल्प अस टू बी द पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, they try to have these developmental projects among in collaboration with India. So these are the things which they actually help. I mean, the Indian diaspora help having a role between India and Africa, right? So this was the basic role which I wanted to give you people about India and Indian diaspora. And one more thing, very important, when we talk of Reunion Island, right? It will be surprised to know that one of the oldest mosque, right, oldest mosque of France was built in Reunion itself. Reunion is a very tiny island. If you total the population, it would be around 900,000. 9 लाख से ज्यादा लोग नहीं होंगे वहाँ। ठीक है, बहुत छोटी जगह है। बट व्हेन आई मेट द इमाम ऑफ द मॉस्क देयर ड्यूरिंग माय फील्ड ट्रिप, ही वेरी प्राउडली सेड कि फ्रांस का जो सबसे पुराना मस्जिद है वो रियूनियन में ही बना था। ही अ बोरा मुस्लिम फ्रॉम गुजरात, राइट? तो उसकी हिंदी बहुत टूटी फूटी थी, बट ही सेड इट दैट सबसे पुराना मॉस्क जो है, और ये हमने बनाया था गांधी जी के कहने पे, क्योंकि इंडिया हिंदू और मुस्लिम लड़ते थे। मॉरिशस का रियूनियन कभी नहीं आए गांधी जी, बट उन्होंने मनीलाल के थ्रू मैसेज भिजवाया था कि आपस में लड़ना छोड़ दो, तभी तुम बाकियों को भगा पाओगे। तो ये चीज जो है वो बहुत कुछ सिखाता है कि गांधी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा है अफ्रीका में, और कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। आज हम प्रवासी को बहुत मानते हैं, बट सबसे बड़े प्रवासी जो थे वो गांधी खुद थे। ठीक है, वो आए थे एक जमाने में प्रवास करके। ठीक है, अब मेरा अगला जो एरिया ऑफ प्रेजेंटेशन वो होगा थर्ड, दैट वुड बी गांधी एंड डायस्पोरा। ठीक है, तो मैं अभी महात्मा नहीं बोलूंगा उनको। ठीक है, क्योंकि जब गांधी ब्रिटेन से गए थे तो वो महात्मा नहीं थे, ही वाज मोहनदास करमचंद गांधी, एंड आई थिंक एवरीबडी विल बी agreeing to this point, wearing a full suit and boot, right, traveling in the first class with ticket, right? But it was in Africa that he realized कि सिर्फ सूट बूट और टिकट रहने से ही काम नहीं होता है, और गांधी अफ्रीका में 2-3 बार पिटे हैं। ठीक है, वो एक कहानी हमें पता है कि ट्रेन में एक बार वो पिट गए थे, लेकिन वो 2-3 बार और पिटे हैं। एक बार वो उनकी पिटाई हुई थी जब वो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला फर्म में काम कर रहे थे, तो एक ब्लैक लॉयर था, तो उनको रिप्लेस करके गांधी को नौकरी मिल गई। गांधी अफ्रीका में लगभग 15-20 साल थे, उनको मिल गई, तो ब्लैक्स आए और उन्होंने मार दिया गांधी को, पीट दिया गांधी को। तो देन ओनली आल्सो गांधी सेड हे राम। गांधी ने हे राम भी 3 बार बोला है, वो सिर्फ एक बार नहीं बोला है, आखिरी बार 3 बार बोला है गांधी ने। तो उन्होंने बोला कि हे राम। तो अब हुआ कि भाई अब्दुल्ला ने वो ब्लैक्स ने पीटा क्यों? तो रीजन वाई वाज बिकॉज द लॉयर्स hired by the Abdullah was a firm from Gujarat। ठीक है, वो गुजरातियों का फर्म था, पूरा मुस्लिम का। तो
अब्दुल्ला को इंग्लिश नहीं आती थी और ब्लैक को गुजराती नहीं आती थी, तो ये एक दोनों के बीच में एक लिंक नहीं बन पा रहा था। गांधी ऐसे थे कि जिनको अंग्रेजी भी आती थी और गुजराती भी आती थी, सो ही वाज सिंपली रिप्लेस्ड बाय गांधी एंड विच वेंट कि अच्छा ये अब इंडियंस आके ब्लैक्स का जॉब लेंगे, सो ही वाज थ्रस्ट। दिस इज वन स्टोरी, राइट। तो ऐसे करके कई बार हो चुका है, बट अगेन अभी हम स्टार्ट करते हैं गांधी से और डायस्पोरा से, महात्मा पे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको मुझे जहां भी रोकना हो रोक दीजिएगा। नहीं नहीं, आपको रोकना नहीं है, आप प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं, इफ यू सी गांधी एंड इंडियन डायस्पोरा, so both of them are inseparable. You can't separate Indian diaspora and Mahatma Gandhi, right? I'm Gandhi, right? Both of them are inseparable, and without them you can't speak of each other, right? Both shaped, engaged and constructed each other, right? The whole idea of transforming Mohandas Karamchand Gandhi into Mahatma Gandhi, of this construction took place only due to Indian diaspora, right? So it is basically the both of them have shaped, engaged and constructed each other. They are indispensable, you cannot separate them, and they are crucial in understanding of each other. They are very crucial in understanding of each other. So if we want to understand what exactly Pravasi means or what in diaspora means, right, we need to understand Gandhi, and if we need to understand Gandhi, we need to understand diaspora itself, right? अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऑल थैंक्स टू द यूरोपियन रूल और द कॉलोनी, राइट? Colonies were established. South Africa was a British colony, India was a British colony, and these colonies, get established just with an idea or with an aim of populating them with the people, economically exploiting them, dividing the society. ये दोनों जगह चल रहा था, वहां भी चल रहा था और यहाँ भी चल रहा था. The whites in South Africa, they were coming heavily on the blacks, on India, on the colored people, maybe from India and other parts of the world, right? And this resulted in the rise of Mahatma Gandhi at the global platform. ठीक है, उस जमाने में जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, इतनी फास्ट कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं था, this was the reason, why Mahatma Gandhi rose so much on the global platform, that the common enemy was the European rule and its effect or its bad effect of colonization on the colonies like India or South Africa. Okay, so if we want to understand, if we want to know Gandhi, we should know about his early life spent in South Africa. Okay, so before the arrival of Gandhi in South Africa, Indians were a diverse crowd. As usual, उनमें कोई unity नहीं थी. ठीक है, they were divided, maybe on the religious line, maybe on the caste line, maybe on the linguistic line. वो आपस में थे और they were doing the work of indentured labor से, ठीक है, जो कि abolition of slavery के बाद वो वहाँ रह गए थे, and they were basically earning their livelihood. ठीक है, कुछ लोग ट्रेड करते थे, कुछ बिजनेस करते थे, बट दे वर जस्ट अ मोटली ऑफ क्राउड्स, वेरी वेरी डाइवर्स इन नेचर, राइट? And this was reflected in their behavior of the Indian diaspora too, right? It was completely reflected. They came from different regions of the country, and then they spoke different languages, they had the different culture, and then during this stay, Gandhi realized suddenly that, okay, ठीक है, हम हैं तो Indians. I think we have lost each other. नहीं sir. आ रहा है आवाज? Okay. हाँ बिल्कुल. Great. So during this stay of more than 20 years of Gandhi in Africa, what Gandhi did was Gandhi brought them under one umbrella, right? And that was basically being Indian, okay, or being Indian diaspora in Africa, cutting across their distinct regional, linguistic and cultural identity. तो पहले क्या होता था कि वो उस धर्म का है, वो उस रीजन का है, वो उस पोर्ट ऑफ एंट्री का है, वो उस जाजी भाई है, वो ये है, वो है. What Gandhi simply did, okay, you just come under one umbrella and that is Indian diaspora in Africa. तो वहां से स्टार्ट होता है डायस्पोरा का जर्नी, और कैसे गांधी ने एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक रीजनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को कन्वर्ज करके एक इंडियन डायस्पोरा में लाके खड़ा कर दिया. ठीक है, this is how this was the first action of Gandhi in Africa. Second is that he became the undisputed leader of Indian diaspora in Africa.
ठीक है, वो ही बिकेम सिंपली द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उनको ब्लैक्स का भी सपोर्ट था, बट ही सेड नो, आई वांट टू बी द लीडर ऑफ ब्लैक्स, ब्लैक का रिप्रेजेंटेशन खुद होना पड़ेगा। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बिकम महात्मा, राइट। ही डिडंट वांटेड टू हैव दैट चेयर, बट ही वांटेड पीपल टू यूनाइट। तो आप ये देख सकते हैं कि अफ्रीका वाज स्लोली, साउथ अफ्रीका वाज स्लोली बिकमिंग अ लेबोरेटरी, जहाँ पे गांधी वाज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी, राइट। देन ही इंगेज्ड एंड मोबिलाइज्ड इंडियंस। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्लैक्स को नहीं बोला, उन्होंने ब्लैक्स को बोला कि तुम्हारा भी हक है, बट ही ट्राइड टू पुश इंडियंस मोर अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो वहां हो रहा था, जिसको हम अपार्थाइड भी कहते हैं टू एक्सटेंट, जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन लोग कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम व्हाइट जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी था साउथ अफ्रीका, तो इंडियंस को उन्होंने पुश किया, एंड दिस बिकेम, आई मीन द अफ्रीका और साउथ अफ्रीका बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ गांधी, राइट। एंड इंडियन डायस्पोरा बिकेम one of the components जो कि उस लेबोरेटरी में यूज होने लगा। एंड महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, सच एज पैसिव रेजिस्टेंस, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सिविल ओबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, सत्याग्रह। तो ये सब वहां से आया है। यहाँ गांधी जी जब आए तो वहां से लेके आए, उनको लगा कि अरे हमारा देश भी गुलाम है, हमारा देश भी कॉलोनी है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आवर कंट्री माइट बी फेसिंग, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। But seeing the condition of the Indians in Africa, he was really moved कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। So what he did is he tried the idea of passive resistance, speaking truth, using non-violence as a tool, civil disobedience, non-cooperation, सत्याग्रह। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन डायस्पोरा का, आप देखिए हमारे पॉलिटिकल स्पेस में, ठीक है। फिर जो ये पीसफुल टेक्निक है ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, वो भी अफ्रीका के ही जमीन पे इन्वेंट हुआ, अप्लाई हुआ और सक्सेसफुल रहा। गांधी जी ने वहां इसको ट्राई किया, रेसिस्टेंस का, पीसफुल रेसिस्टेंस का, और ये एक आइडिया बन गया अपने आप में, ठीक है, कि आप कितना भी मुश्किल सरकार हो, जालिम सरकार हो, ठीक है, वी विल हैव दिस पीसफुल रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस वाज अगेन कैरीड फ्रॉम द लैंड ऑफ अफ्रीका टू इंडिया, and all thanks to Indian diaspora. They actually made us know कि this is possible, right? तो आप अभी धीरे धीरे यहाँ से गांधी जो है वो अब महात्मा बनने की ओर उन्होंने चल दिया था, और लगभग बन ही गए थे, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ गांधी रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा, एंड दिस चार्ज्ड हिम अप कि ओके, इफ दिस कैन बी डन इन अफ्रीका, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई एंड गिव अ गुड पुश इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गांधी ने एक पीसफुल मीन्स से एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, और जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इट वाज सिंपली अ पैसिव रेजिस्टेंस, इट वाज अ वेरी पैसिफिक मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सी सत्याग्रह हैज इमर्ज्ड ओवर द इयर्स एज द मोस्ट potent weapon in the armory of peace activists across the world, ठीक है। Gandhi became the apostle or the proponent of this non-violence and peace, ठीक है। He became the undisputed leader. So this is how Gandhi gave Africa, South Africa or the world, the idea of peace and what you call satyagraha, and this is how Africa gave us Mahatma in return of that, right? तो the instrument of resistance, जो pacific resistance है और जो peace है, it got developed, experimented and perfected, तीनों चीज, ठीक है। it got developed, experimented and perfected in South Africa by Gandhi, and later it was used by him in India to humble the mightiest colonial empire, that is the British Empire, ठीक है। he basically set the foundation of the British Empire through this idea which he got developed, got experimented and got perfected in the land of African continent, in South Africa itself, ठीक है। Gandhi trained Satyagrahi first in South Africa, later in India for the peaceful protest without getting provoked even in the extreme situation, ठीक है। So the idea of Satyagraha, giving training to Satyagrahi, was first in South Africa and later in India for the peaceful protest without getting provoked, even in the kind of extreme situation or volatile situation. So if we see the success of Gandhi, right? So success of Gandhi first was not in India, it was in South Africa. Okay, and this inspired many leaders across the globe. If you see Martin Luther King of America,
Nelson Mandela, who is known as the Gandhi of South Africa, Madiba, right? Or the Welsa solidarity movement in Poland, right? So, and many other peace activities across the world. This has been, the idea. This has been carried over, the idea of the Gandhi's peaceful protest and the resistance, right? So, and you see autocratic leaders in whichever part of the world they are, they really find difficult to answer Gandhi's this idea. ठीक है. So Gandhi welded actually, वो welding कर दिया उसने Indian diaspora in Africa into one, ठीक है, और trained them to be सत्याग्रही, to fight for injustice and discrimination. ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया. दूसरा, गांधी का जो और इम्पोर्टेंट एक रोल रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से प्रवासी भारतीयों में ना फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो बस एक मेमोरी रह गई थी. ठीक है, बहुत मेमोरी रह गई थी. So what Gandhi did, he instilled the long distance idea of nationalism. तुम अगर यहाँ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can still be a nationalist. ठीक है, और तुम्हारे अंदर वो प्यार, वो भावना होना चाहिए. ठीक है. So what he advised was कि you preserve your language, you preserve your culture, you preserve your social aspect, you preserve your religious practice, even in the distant land. ठीक है. तो ये गांधी ने ना ये बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि हुआ क्या था कि जब प्रवासी यहाँ से गए थे ना, तो वो बड़ा अपना रामायण और जो भी चीज था वो लेके चले गए थे, और होलिका दहन वगैरह होता था वहां पे ट्रिनिडाद टोबैको में. जैसा मैंने आपको कहा कि फुलौड़ी बिन चटनी कैसे बनी, ठीक है, ये सब सारा कुछ होना, सत्तू का पराठा बनना, ये सब होता है वहां पे. ठीक है. जलेबी भी यूरो में बिकती है. मैं यूरोन गया था तो हमें जलेबी में देखा कि इट वाज यूरो, 2 euros फॉर 2 पीस ऑफ जलेबी. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. ठीक है. और चाय को वो चाय ही बोलते हैं, अनानास खाते हैं, कटहल खाते हैं, ठीक, और कटहल ही बोलते हैं बहुत जगह. तो ये सब ना इंडियन डायस्पोरा का देन है, जो कि वहाँ लोकल सोसाइटी में चलता है. ठीक है. वो मॉरिशस में भी वही है, रियूनियन में भी वही है, माइते गए माइते में भी वही है. ठीक है. तो ये जो है ये इन्होंने प्रिजर्व किया. तो वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो सिर्फ मेमोरी में रह गई थी, गांधी ने उसको इंस्टिल कर दिया कि ठीक है, तुम नेशनलिस्ट हो सकते हो. ठीक है. कैसे हो सकते हो कि यू आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व योर लैंग्वेज, कल्चर, religion, social practice, even in the distant land. Okay, this was also, because this is how Gandhi taught Indian diaspora to be proud of India and its cultural heritage. So जब आप, when you start feeling proud of your country, your home country and cultural heritage, even the local politics, you will not deny that fact. ठीक है. आपका space होने लगता है. You try to occupy a space. You try to first make a space, then occupy it, perform in it. ठीक है. तो ये पूरा चलने लगता है. ठीक है. As a result, what happened? Gandhi started a newspaper called India Opinion. ठीक है. It was a weekly newspaper. ठीक है. जो कि 3 भाषा में आती थी, तमिल, गुजराती and English, to keep diaspora in South Africa informed that what is happening in India. So see how he connected. उस टाइम में कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, but he still tried to, one single man he tried to connect. पहले तो इन्होंने उनको ट्रेन किया सत्याग्रही, उनको अपने राइट्स की बात बताई कि आपका ये राइट्स है, आपका ये ड्यूटी है. Then he infused the idea of nationalism, distant nationalism, and then what he did, he gave the idea of this, he started Indian Opinion, a weekly newspaper in 3 languages, that is Tamil, Gujarati and English, just to keep them posted. ठीक है. So this was Gandhi's first attempt in diaspora engagement. ठीक है, कि ऐसे उन्होंने डायस्पोरा को इंगेज किया. ठीक है. मतलब वो समझिए कि वो आए भी नहीं थे इंडिया. ही हैज नॉट लैंडेड इन इंडिया. ठीक है. ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन इंडियन पॉलिटिक्स, बट ही स्टार्टेड इंगेजिंग डायस्पोरा, क्योंकि इनको लग गया कि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया अक्रॉस ग्लोब. ठीक है. उनका जो एंगेजमेंट का मेथड है, जो टेक्निक है, वो आज भी रेलिवेंट है इन द टीचिंग्स एंड द प्रीचिंग ऑफ डायस्पोरा एंगेजमेंट. ठीक है. द होल आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग OPO, होल आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी भी वीकली न्यूज़पेपर बहुत सारे कंट्री में आता है जहाँ कि इंडिया के बारे में बताया जाता है. वो आज भी देखिए इतना रेलिवेंट है. सो गांधी इज सो मच सो रेलिवेंट इवन टुडे, राइट. उसके बाद महात्मा गांधी इज नॉट जस्ट अ फेस ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है. बट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइकन ऑफ डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब. वो धीरे धीरे ही बिकेम महात्मा, एंड देन ही बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइकॉन. उनके नाम पे
जो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो टूट जाता है, कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड देन यू यूनाइट अंडर दिस कल्चर। सो गांधी का जो नेम है ना, वो मैं बोलूंगा इट्स वेरी एविडेंटली कैन बी कॉल्ड एज अ कल्चरल कैपिटल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको इंडिया के तौर पे पहचाने ना पहचाने, बट यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ गांधी, पीपल विल नो यू। So that's a cultural capital which one we should be proud of, which we have carried, right? So there are many research organization, cultural centers, social organization in the name of Mahatma Gandhi. मॉरिशस में है, रियूनियन आइलैंड में है, माइतेम में है, साउथ अफ्रीका में है, फिजी में है, ठीक है, मतलब ये हर जगह जो है व्हाट गांधी डिड, ही डेवलप्ड दिस कल्चरल कैपिटल, ही हिमसेल्फ इज अ कल्चरल कैपिटल, ठीक है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इन लोगों ने जो डिमांड रहा है डायस्पोरा का, प्रवासियों का, उस जमाने से ही उसको फिलफिल करने का कोशिश किया है थ्रू हैविंग इंस्टीट्यूशंस, इंस्टॉलिंग स्टैच्यूज, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन आइडिया। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इंडियन का जो कल्चरल सेंटर है जो रियूनियन आइलैंड में चलता है, वो किसी डायस्पोरा ने गिफ्ट दिया हुआ है इंडिया को। He has just gifted the whole building कि ठीक है आप ले लीजिए और इसको चलाइए, ठीक है, इसमें डांस, भरतनाट्यम, होली, दिवाली सब प्रमोट कीजिए। नाउ दिवाली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ यू नो नेशनल फेस्टिवल वहाँ पे उस आइलैंड पे, ठीक है, हॉलीडे है वहाँ, पब्लिक हॉलीडे, होली पब्लिक हॉलीडे। सो सी दिस इज हाउ यू स्टार्ट गैदरिंग ऑल दिस थिंग्स। सो टू एक्नॉलेज गांधी, he had an immense contribution in the diaspora engagement। इसीलिए जब वो आए थे वो इंडिया 9 जनवरी को पहुंचे थे, तो उनको बोल दिया गया कि भाई 2 दिन का जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, एज द रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा, right? So as a mass leader, what Gandhi always did was he fostered harmony, equity and justice, and he laid the foundation of his non-violent movement against all the discrimination, which of course includes colonialism। ठीक है, तो गांधी ने कुछ नहीं किया, गांधी ने हमेशा से एक फॉस्टर किया है हार्मनी को, इक्विटी को, जस्टिस को, ठीक है, और which laid the foundation of his non-violent idea and discrimination, that was against the discrimination of course, and again of course against the idea of colonialism। ठीक है, तो ये सारा जो है ये एक्सपेरिमेंट हुआ साउथ अफ्रीका में, रिजल्ट हमें दिखा इंडिया में, एंड दिस इज हाउ यू नो महात्मा, आई मीन मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम महात्मा गांधी, ठीक है। हिज प्रिंसिपल टूल ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड विद इन डायस्पोरा, ठीक है, एंड इफ यू सी इट्स सक्सेस, इट इज ऑल अक्रॉस यू नो सेवरल डायस्पोरिक कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, राइट। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, which started from the African land, right? It started from African land within Indian diaspora, has reached across the globe. So this is how Gandhi becomes Mahatma Gandhi, right? Today Indian society and diaspora are valued as much for their skills, ठीक है, and as much for their commitment for the peace and tolerance। तो आज जो है ना एक समय है कि ठीक है, स्किल के लिए तो इंडियंस को जाना जाता ही है, बट दे आर आल्सो द मॉडल डायस्पोरा, पीस और टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता है उनको, ठीक है। दूसरा है कि एक हम और कर सकते हैं कि अगर गांधी ने अफ्रीका के इंडियंस इन अफ्रीका के पॉलिटिकल थॉट्स को सेप अप किया है, तो इन टर्न गांधी का भी जो पॉलिटिकल थॉट है, जो कैरेक्टर है और इमेज है, उसको अफ्रीका ने सेप अप किया है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि गांधी ने उनको सत्याग्रह दिया है, तो सत्याग्रह भी गांधी ने अफ्रीका से ही लिया है, ठीक है, जो आइडिया है वो वहीं से लिया है। तो दोनों ने, इट्स अ टू वे स्ट्रीम, बोथ ऑफ देम हैव शेप्ड ईच अदर, हम ये कह सकते हैं। एंड टू स्टडी or to have any effort of studying Indian diaspora would be impossible without getting entwined with the life of message of Mahatma Gandhi। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हैं, आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है अफ्रीका में, उसमें आप गांधी को बाहर नहीं कर सकते हैं, और जो अफ्रीका और इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है गांधी के ऊपर, उसको भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि गांधी मतलब गांधी जी वर्क विथ डायस्पोरा इज नॉट ओनली लिमिटेड टू हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, बट जो उन्होंने रूट लिया था ना, इंडेंजर्ड रूट जो लिया था, जब वो इंडिया आ रहे थे तो वो कुछ दिन मॉरिशस में रुके थे, और जब वो मॉरिशस में रुके तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही बुरा हाल है लोगों का, ठीक है। तो
इंडियंस का बहुत बुरा हाल है, वो प्लांटेशन वर्क में काम करते हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको बड़ा दुख हुआ. देन ही सडनली रियलाइज्ड कि दिस कंडीशन इज नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका, इट इज इन आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब. तो ही डिप्यूटेड मनीलाल, उनको उन्होंने फिजी भेजा, उनको उन्होंने रियूनियन आइलैंड भेजा, उन्होंने उनको कॉमोरोस भेजा, उन्होंने उनको मेडागास्कर भेजा और बोला कि भाई वहां पे जाओ और लोगों को बोलो कि यूनाइट हो जाए, ठीक है, फाइट फॉर योर पोजीशन, educate yourself, right, fight for your position in politics, fight for your position in society, right? And as a result, what happened, many of the Indians started getting citizenship gradually, and I mean in gradual manner, this resulted in nationalities getting nationalities and citizenship, right? So this is how Mahatma Gandhi has another impact on the Indian diaspora, right? He got them freedom, he got them the status of citizenship, he got them the idea of education, he got them the right to education, ठीक है, for health, उन्होंने बोला, ठीक है. तो इसीलिए एक बहुत फेमस मॉरिशस में एक कोट है कि गांधी के जाने के बाद जो गिरमिटिया का आइडिया था, इट डेवलप्ड फ्रॉम गिरमिटिया टू गवर्नमेंट, ठीक है. और आज के जमाने में जो लोग गिरमिटिया थे एक जमाने में, वो वहां पे गवर्नमेंट में है, ठीक है. सेम थिंग हैपेंड इन कैरेबियन ऑल्सो. गांधी कभी कैरेबियन गए नहीं, लेकिन उनका जो आइडिया ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, इमेंसिपेशन, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वहां जरूर पहुंच गया. इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कैरेबियन में जो लीडर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, दे आर वुमेन एंड दे आर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, राइट. तो ये चीज जो है ना, जो डेवलपिंग सोशियो पॉलिटिकल थॉट है, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहा है अफ्रीका और गांधी के बीच में. इसलिए मंडेला ने अपना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, दैट यू गेव अस महात्मा गांधी, यू गेव अस मोहनदास गांधी, वी रिटर्न्ड हिम एज अ महात्मा गांधी, ठीक है. दिस इज अ कंट्रीब्यूशन, what how Gandhiji's experience in South Africa in shaping his idea, right? तो ये चीज जो हम देखेंगे कि मतलब इस तरह का जो हार्डशिप है, ठीक है, जो इंडियन डायस्पोरा ने अफ्रीका में झेला, और जो गांधी का पॉलिटिकल थॉट है, ये बहुत ही एक तरह से इम्प्रेसिव है कि हाउ दिस हैज इन्फ्लुएंस ईच अदर्स थॉट एंड प्रोसेस, ठीक है. So I'll take only 2 minutes now, right? I've been speaking from last 50 minutes, only 2 minutes just to conclude, So to conclude is basically that the principle of, you can say, Satyagraha was, first practiced by Gandhiji within the Indian community in South Africa. We know that the idea of justice, again, it was practiced within the Indian community in South Africa. The idea of equality, freedom, all this came into the mind of Gandhiji, and he became Mahatma Gandhi from that land of Africa, right? So just to conclude it, Gandhi's whose thought and ideology, spilled over from one diasporic country to another, resulting in unification of Indian diaspora across globe. पहले किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ है, बट गांधी का जो एक आइडिया था, जो थॉट था, और उनका जो आइडियोलॉजी था, उनसे एक स्पिल ओवर हुआ, ठीक है. और वो क्या हुआ, एक डायस्पोरिक कंट्री से दूसरे डायस्पोरिक कंट्री में गया, और वी यूनाइटेड अंडर द वन अम्ब्रेला कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है. जी सर. I think I'll end here because बहुत काफी देर हो गया. Since you have given me a time of 1.5 hours, so I thought of using it. ओके, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो लोग हमें अपने सवाल क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम लोग उनको डायरेक्ट अलाउ करेंगे, तो वो आदित्य सर से अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं. और पहला हैंड रेज आया था गौतम सेन सर से. सेन सर, आप हैं यहाँ पे? ओके, केम सर कुछ बोलना चाहते हैं. केम सर, अनम्यूट कर लीजिए. Can you hear me? यस सर. Thank you very much. Excellent presentation, and we got to learn many new things we didn't know about Indian diaspora. Thank you so much, sir. I'm not very sure, Pooja, the subject was only Indian diaspora in Africa or all over the world.
No, it was Africa. Oh, then fine. Because, but then I will like to add one thing about the positive contribution of Indian diaspora. That in the 70s, around 70, when from Uganda and Kenya, Idi Amin, Indians were thrown out and they went to UK because they had British passport with £2. They changed the working culture of UK in England. They went with only £2. They had nothing. So they started a corner shop. I'm sorry, I'm taking something extra, but it's for the knowledge of others also. I'll take a couple of minutes. So what they did was that they started with what they call corner shop. And that is anywhere in the corner, even 2 feet by 2 feet, they will start a shop where they can only stand and selling bread, butter, cigarette, newspaper, milk, etc. And the British culture was that shops will open at 10 o'clock in the morning, 6 o'clock in the evening, it will close, which was very difficult for people, working people and all that. And it was only Monday to Saturday, no Sunday, Saturday half day. The Indians, what they did was they started this corner shop, and they will from 6 o'clock in the morning to 11 o'clock, and the evening from 5 o'clock to 9 o'clock. So then people found it very convenient before office hour, before going after office hour, they could do. So the small corner shop, they started doing so well. Indians were known as corner shop owner. From there, they migrated and they started the food business, restaurants. And Indian food is very popular. And they virtually dominated Indian food market. There again, they graduated. They went to other professional things in services and lawyer, doctors, engineers. And these shops were purchased by Pakistanis and Muslim, Bangladeshis. But they still sell in the name of Indian cuisine. So that's how, because their determination, their hard work, and now UK, in London and all over England, the shops open from Monday to Saturday full day, and Sunday also half day. They've changed the work culture, and they have done very well. So anyway, I'm sorry I went a little beyond. No, sir, thank you. Thank you. Whether it's you, thank you so much, USA, sir. Even I learned it. They have learned. Now today there are any number of members in the House of Lords in UK. And it's a matter of, let's see what happens to Rishi Sunak. But he's a front runner today, one of the front runners. So that's how they have, Indians have established themselves abroad. Yeah. So that very briefly, one interesting incident of my life I want to mention, because since I also belong to ABCD district, I'm from the ABCD district. So I felt very happy to hear that. I didn't know the word ABCD, but I'm from Chapra. And the puja is also incidentally from Chapra. But in 1987, I was doing a course in the National Defense College, where there were 6 foreigners, very senior army officers, and they were doing 1-year course. They were all asked to give presentation of the various way of life, geography, history, culture, religion, food, everything of their state, one day for 1 hour. So the presentation by the British Ghana people was very interesting, as you mentioned. When he came to the national holiday days, he said that we have only 3 national holidays in British Ghana. Christmas for Christians, Eid for Muslims, and he said for Hindu it is Phagua. He didn't say holy. It is Phagua for Hindus. And he displayed how in a water bottle with a spray, this thing, the holy was played there and called, this is Phagua. So that culture, how they have taken, they were there, and like Mauritius, Bhojpuri is a very predominant language. Anyway, I've taken a little digression. Last question I want to ask you is that you said that 32 million diasporas are there abroad. Now, these 32 million, we're talking of only Africa or all over the world? No, sir, all over the world, out of which around 3.2 million are in Africa, African continent. Thank you. But to conclude, I will say that Indian diaspora, had they been in India, they wouldn't have done so well. Having gone out, they have done very well because they have proved themselves to be aspirational community. Thank you.
Thank you so much, sir. सो चैट बॉक्स में हमारे लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल है प्रशांत पांडे जी का। वो पूछना चाहते हैं कि क्या गांधी जी की विचारधारा अभी भी अफ्रीका में जिंदा है? जिंदा ही नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है। और वो मतलब और कई जगह इस चीज का प्रतीक होता है। इवन अब मंडेला हमारे बीच नहीं रहे, बट जो आप देखिए कि उनका जो प्रोटेस्ट का मीन्स है, अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्लैक, it was a mine which was owned by a black, and the black protesters were there protesting against the owner, and the police fired. So all of them were black. The owner was black, the protesting party was black, from the black community, and simply the police who fired upon them was black. So when the protest was led by black, they used the idea of Mandela and Gandhi together. ठीक है। और मैं यहाँ पे पता नहीं, मुझे लगता है सब लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी इनविक्टस के नाम से, ठीक है, वो मंडेला पे बनी है, तो उसको जरूर देखें। उसमें वो कई बार, वो किताब भी उनकी है मंडेला की, मदीबा के नाम से, कितनी बार उन्होंने गांधी को रेफर किया है। और गांधी को उतना ही मुश्किल है अफ्रीका से निकालना जितना इंडिया से निकालना मुश्किल है, मैं तो यही कहूँगा। I will supplement your answer by one small remark. About 15 years ago, G.K. Gandhi, Gopal Krishna Gandhi, who was earlier West Bengal governor also, he was posted to South Africa as the Indian High Commissioner. He's a batchmate of mine and a good friend of mine, that's why I'm saying. When he reached, for months together, in different nooks and corners of South Africa, he was honored. There were felicitations, program, because Mahatma Gandhi's grandson has come as the High Commissioner. So that sort of respect is still commanded there for the grandson also. Yes. We may be forgetting now Gandhi. It's a different thing that in India we are forgetting about Gandhi, but not in South Africa. सर, हमारा अगला सवाल है निपुण त्यागी जी का। ये पूछना चाहते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ Sahel area in African region nowadays? Thank you, Nipun, for this question. But I would like to say that Indian diaspora, they are very non-controversial in their approach. If you hear of the case about the Gupta brothers, what they did in South Africa, after that, Indians जो है वो अपने आप को नहीं involve करना चाहते हैं किसी भी इस तरह के। Sahel is one of the most dangerous region of across Africa. If you see, in the one part of there is a Niger, another part Niger Delta, then you have Nigeria, all of them fighting for the space. So Indians वहाँ पे business छोड़ के और कुछ नहीं करते हैं. They don't get involved. They're very smart, right? So I hope I have answered you. They don't want to get involved in the local politics. And secondly, they're very few in numbers. जैसे मैंने आपको कहा कि deep inside Africa, states of Africa, they are very few in numbers because these countries are francophone zones. तो francophone में ऐसे Indian बहुत कम हैं, and they have assimilated. Again, that would go into different state that how they have assimilated, with which idea of multiculturalism they have assimilated. ठीक है, तो उन्होंने वो सब चीजें छोड़ दी हैं. They just focus on business. That's it. Thank you. Thank you so much, sir. अगला सवाल हमारा है वैशाली मैम की तरफ से। वो पूछना चाहती हैं कि for this discussion on Indian diaspora in Africa, while the Indian community has migrated and thrived in the continents, are there any instance wherein they have faced hatred or persecution? Okay, I can read that, Pooja. I have the question. Thank you, Dr. Ansu, for the discourse on Indian diaspora in Africa. Okay, so while Indian community has migrated and thrived in Indian continent, are there instances where they have faced hatred and persecution? Yes, of course. So first of all, thank you very much for the question. Of course, they have faced hatred and persecution, and I can count on that. Suppose, for example, South Africa is one country where they have faced hatred and persecution prior to 1994 when Mandela became the president, when apartheid went off. The blacks and the colored, when I say colored, it basically means that in Indian people from Indian origin, they were kept on the same space, right? They were not allowed
to enter the capital. They were not allowed to enter the cities. This is one. If you move to Francophone Africa, in the reunion, same thing happened. They were allowed to live in the line houses. They were not allowed to come into city, build their temples or build their mosque, right? If you go to Mauritius, again, this happened. They were allowed to, this word of quarantine, I mentioned it, right? So they have faced the hatred. They have faced persecution across Africa, whether it is a Lusophone Africa, Francophone Africa, or Anglophone Africa. Thank you. सर, हमारे बीच राजीव बोरा सर मौजूद हैं और इनके बारे में मैं कुछ ब्रीफ कर दूं। ये अभी हमारे करंट सिनेरियो में गांधी जी पर जितना इनके विचार और जितना इनको जानकारी है, वो हम लोग अभी सीखने के कंडीशन में है। तो मैं उनको चाहूंगी कि वो अपने कुछ विचार आज के मैं भी उनसे सीखना चाहूंगा। मैं भी बहुत यंग स्कॉलर हूं अभी। So I would really like to thank Rajiv sir for this. और कश्मीर पे भी सर का कश्मीर पे नक्सल मूवमेंट पे और इन चीजों पे गांधीयन पर्सपेक्टिव से किस तरीके से चीजों को ठीक किया जा सकता है, उस पर काफी काम है। जी। और राजीव सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं है सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है सर। जी, आदित्य जी, पहले तो आपको बहुत बधाई इतना सुंदर सब्जेक्ट लेने के लिए और so much, इस पर इतना अध्ययन करने के लिए और पीपीएफ में आने के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि एम सिंह साहब और प्रद्योत जी और पूजा, इन सब के दर्शन करने का आपके भी। जी। मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशंस है, मैं रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक तो ये कि सत्याग्रह, इसका जन्म जरूर अफ्रीका में हुआ, लेकिन इसके रूट्स है वो इधर थे। और इसके जन्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शायद पता भी होगा ही। जी। थोड़ा सा मैं जिक्र इसलिए कर देता हूँ कि इस पर हम ये 9/11 की पहली बरसी पर मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, फिर इसमें सारे टीवी वाले लग गए वगैरह कि हमारा 9/11 तो कोई एक और था, कि जिसने इस 9/11 ने जो हेट्रेड का और वायलेंस, काउंटर वायलेंस के साइकिल को लेजिटिमाइज किया, अमेरिकन 9/11, उसी को डीलेजिटिमाइज किया था साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के जन्मदिन ने, और वो भी 9/11 था 1906 का, है ना। और उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता अद्भुत थी। हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाए तो क्या चीज पैदा हो सकती है, ये गांधी जी ने वो दिखा दिया। एक तो वो अच्छा, और उसे देखिए कि जोहानिसबर्ग में जिस सभा भवन में ये सभा हुई थी, एम्पायर थिएटर यहूदियों का, मैंने समझे कि उसके ठीक दूसरे दिन वो एम्पायर थिएटर अपने आप, किसी को पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन अपने आप जल के राख हो गया। मानो को उसने मना कर दिया हो कि यहाँ मेरे अंदर सबसे बड़ी घटना इतिहास की घट गई, अब मेरे यहाँ कोई दूसरी से छोटी घटना नहीं घटनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा प्रोविडेंस वाला। तो एक तो ये कि इसके रूट्स यहाँ थे। और आपने मंडेला का नाम लिया, आप एनक्रुमा, जोमो केन्याटा, जूलियस nyerere, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिबरेशन मूवमेंट्स शुरू हो गए महात्मा गांधी के प्रताप से, क्योंकि इन सब लोगों ने उनसे बहुत सीखा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं एक यहाँ जिक्र करता हूँ, मैंने वन ऑफ द मेजर अफ्रीकन स्कॉलर्स, राइटर्स, अली मजरूई, आप जानते होंगे उनके काम, और दूसरे सामिर अमीन। अली मजरूई ने अफ्रीकन नेशनलिज्म पर जो लिखा है, उसमें एक जगह लिखा है कि हमारे यहाँ तो आदमी की पौरुष की कसौटी तब होती है कि जब वो शेर को मार दे। यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल धर दो। गांधी पहले थे जिन्होंने ये हमें सिखाया
कि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा मत धरो, लेकिन उसका हाथ थाम लो प्रेम से और डिग्निटी से। ये गांधी जी के नाम पे ये जो दूसरा गाल धरो करो, ये बहुत ही गलत चीज फैलाई गई है। हाँ, तो एक तो ये। नंबर 2, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग, आप उस पर और काम शायद कर भी सकते हो। जी 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 आपने शुरू में ये कहा जी कि ये जितने होस्ट कंट्री थे जहाँ पर हिंदुस्तानी डायस्पोरा के लोग गए, वहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते थे। ये आपका स्टेटमेंट था इसमें शुरू में, है ना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन यूरोपियंस का, ब्रिटिश का हिंदुस्तान में आने पर था कि यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते। रिजिनल्ड रिनल्ड की बहुत सुंदर किताब है द वाइट साहिब्स इन इंडिया। वहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि ये काम क्यों नहीं करना चाहते। तो लिखा है, बंगाल का उदाहरण दिया है कि कारपेट बहुत सुंदर बनाते थे लोग, और अंग्रेजों का उस पर ध्यान गया कि ये कारपेट हमारे यहाँ जाने चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, तो कारपेट बना के दे दिया, वो ले गए, पैसा दे दिया। ज्यादा ऑर्डर दिया, ज्यादा टाइम लगाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतने दिन में इतने दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए इतना ले लो, लेकिन जल्दी से बनाओ, ज्यादा घंटे काम करो। तो इन कारपेट वीवर्स ने मना कर दिया कि भैया हम इतना काम करेंगे, बाकी हमारे बहुत सारे दूसरी चीज है, समाज है, हमारा ध्यान धर्म है, बहुत सारी चीजें करने की है। हमें कोई दिन भर काम करना ये हमारा नियम नहीं है हमारे जीवन का, कि पैसा ही कमाओ मात्र। इसके बाद ये सारी चीज, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाद में कैसे जोर जबरदस्ती करके इनसे काम करवाया गया। तो मुझे लगता है कि ये अफ्रीकन देशों में वगैरह सब जगह लोगों की अपने जीवन के प्रति दृष्टि अलग थी। ये वर्क एंड द रेम्यूनरेशन फॉर वर्क, ये वर्क का जो आइडिया है ना, ये यूरोपियन वर्क का आइडिया हमने बहुत जल्दी सीख लिया, जिसमें एफिशिएंसी, जिसमें प्रोफेशनलिज्म। ये कोई भी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, इसके ये वैल्यूज नहीं रहे हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। मेरा इसलिए ये ऑब्जर्वेशन है कि इन समाजों को अगर समझना होगा, और इनमें जो मूवमेंट्स हुए या नहीं हुए, तो वो क्यों नहीं हुए, वो दोनों चीजों को समझने के लिए इनके ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज जो यूरोपियन और वेस्टर्न कभी समझ नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, आज भी वो हमें नहीं समझ पाते। मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिकन लोग या यूरोपियन लोग आज भी हमें पूरा नहीं समझ पाए हैं। गांधी जी में वो दृष्टि थी, वो समझ रहे थे। अफ्रीकन लोगों को वो इसी वजह से समझ पाए। तो एक नंबर 2। नंबर 3, मैं ये मानूं कि आपने एक जगह ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तानियों ने वहाँ पर इंडस्ट्रीज कैप्चर की। डिड दे कैप्चर? जो उनका था वो दे दिया क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी जी क्योंकि नंबर 3, ये शायद आप इसमें बहुत अच्छी तरह से, आपके आगे आने वाले उसमें आपसे बड़ा हूँ इसलिए थोड़ा कुछ कह रहा हूँ तो माफ करना। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सीखने को मिलेगा सर, बिल्कुल बताएं जी। कह रहा हूँ आदित्य जी जी इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कि मैं क्या कर रहा था कि देखिए, हिंदुस्तानी भी दुनिया भर में गए, यूरोपियन भी दुनिया भर में गए। दोनों के जाने में ये मूलभूत फर्क क्या है ना? अंग्रेज भी तो यहाँ आए, और जब ये आए मद्रास में, जब उन्होंने अपनी कोठी बनाई, या बंगाल में, कितने थे? कुछ 100 थे। 320 या ऐसे थे पहले। और क्या कर दिया उन्होंने? सारे हिंदुस्तान को धीरे धीरे बर्बाद करके छोड़ दिया, उसको कॉलोनाइज कर दिया, सब कुछ जो किया हुआ हम जानते हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने, इतने सारे लोग गए, क्यों ये कुछ नहीं किया? डायस्पोरा
मामूली नहीं, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी कैसे फैले हैं, ये फैल के उन्होंने क्या किया, ये फर्क बताना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। युद्ध कौशल के शायद सबसे बड़े थियरिस्ट में है, सुपरमैन का नाम आता है, अब किसका आता है मुझे पता नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कि हिंदुस्तान में दुनिया भर में बुद्ध और उनको भेजा है ना, सेंट्स को भेजा, इन्होंने हथियार को भेजा, इंपीरियलिज्म को भेजा, तबाही को भेजा। ये मेरे ख्याल से कहने से शायद ये डायस्पोरा की जो कल्चरल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड और ट्रेडिशन है उसके संदर्भ में, क्योंकि गांधी जी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना जी। हाँ, कि he represents this Indian civilization in its very essential sense, और ये डायस्पोरा को इन्होंने बदल दिया। थैंक यू सो मच। और मैं जी नहीं सर, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कई चीजें मुझे सीखने को मिली एंड आई एग्री टू ऑल द पॉइंट्स। बस एक थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स। क्या बात है कि जो लेजी वाली बात मैंने कही, वो मैंने इसलिए कही कि एक आपने जरूर पढ़ा होगा काला पानी मरीना कार्टर का। जी, तो उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि दे वर अनमूव्ड जब उनको फोर्स किया जाता था कि तुम काम करो, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब आप एकदम सही बोल रहे हैं कि जो प्लांटेशन का आइडिया था, शुगर केन का, कॉफी का, ये दैट वाज अ ब्रिटिश आइडिया, इंपीरियलिस्टिक आइडिया, कॉलोनियल आइडिया, ठीक है। तो वो उस पे वो काम नहीं करना चाहते थे, तो हमें यहाँ से उठा के लेके गया एंड दिस इज रिटन डॉक्यूमेंटेड, इसीलिए मैंने इस चीज की जिक्र की थी। बट अगेन आई कीप दिस इन माइंड, मैं रखूंगा इस चीज को ध्यान में, और अगली बार कहीं पे भी मतलब इसको किसी और तरीके से बोलने का कोशिश करूंगा। और दूसरा जो आपने कैप्चर वाली बात बोली कि आई यूज दिस टर्म कैप्चर, क्योंकि सर व्हेन दिस व्हाइट people, again I would not say this white because again this is a racial term, European people, Dutch people, जब वो साउथ अफ्रीका से मूव किया उन्होंने, तो the blacks or the natives, they were not actually able to run those system, and they came to Indians for running that. तो एक तरह से समझिए कि उनको फ्री में ही मिल गया विदाउट एनी एफर्ट, कैप्चर ही कर लिया। तो ये मेरा आर्गुमेंट है। लेकिन सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत ही सही। मैं कच्छ का हूँ और शायद सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के दूसरे देशों में, शायद टांजानिया वगैरह, सबसे पहले जाने वाले अगर कोई थे तो ये अंजार के कुम्हार लोग थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सर मेडागास्कर भी आपने सीडी, हाँ बिल्कुल सही बात, आपने सीडी वाला पॉइंट बहुत अच्छा किया। हमारे राजकोट में है, और गुजरात के महान लेखक झवेरचंद मेघानी ने अपनी कथाओं में बताया कि सीडी जैसे फेथफुल आपको कोई मिलेंगे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेडागास्कर में भी यही हाल है सर, कुर्मी दोनों तरफ हैं, कुम्हार दोनों तरफ हैं, हिंदू में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, काम करते हैं, पूरा इकोनॉमी रन करता है उनका। जी 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 जी। लेकिन सर मैंने बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा समय लेके। काम किया है, मैं सही में बहुत खुश हुआ आपको देख के और मिल के। जी जी जी, मैं बिल्कुल सर आपसे मिलना चाहूंगा किसी दिन, आपसे आपके परमिशन से, और मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेके आऊंगा। बहुत कुछ सीखना है। आपका स्वागत हमेशा। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदित्य सर, एक और सवाल है हमारे पास। जी जी, ये सवाल है मयूर की तरफ से। जी। इन्होंने शुरू किया है, दे से गांधी वाज गांधी because his appointments were Britishers. Opponents were Britishers, yes. Then what if his opponents were Nazis? Your opinion on that, especially in the context of his formative days in Africa? My opinion is, first of all, thank you for this brilliant question. This is really interesting. This changed the discourse entirely, I must say. But I would say that you have written Gandhi was Gandhi because his opponents were British. If it would have been Nazis, he would have been more Gandhi. Let me assure you this. Okay, because British rule was very indirect rule, Nazi rule was very direct rule. Gandhi would have become more Gandhi in the sense
ठीक है, वो काफी ज्यादा और आई वोंट से एग्रेसिव, क्योंकि गांधी वाज नेवर एग्रेसिव, ठीक है, बट हाँ, he would have been more logical, arguing and answering the Nazi issues. So that's it, I think. अच्छा सर। सर यहाँ पर सिन्हा सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं लैपटॉप जरा उनके पास लेकर जा रही हूँ। जी जी जी। या फिर मैं उनको बोलती हूँ, अगर आपको आवाज आए तो आप जी 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 एक बार जी, कंफर्म कीजिए। बिल्कुल। इसके चार्जर निकाल के ले जाए। और डॉक्टर अंशु, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर, आ रही है आवाज, बिल्कुल बताएं सर, नमस्कार। मैं आप सवाल से ज्यादा ये ऑब्जर्वेशन है। जी जी। सवाल भी आपने जो स्टैटिस्टिक्स बेस करके अपनी पूरी जो अपनी टॉक दिया है, उसमें आपने कहा है कि 32 मिलियन जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो वर्ल्ड वाइड है, और करीब 3.5 मिलियन है जो क्या जो ये फिगर्स काफी कुछ हमारे एमए से लिया गया है, जो डिफाइन करती है इंडियन डायस्पोरा को एनआरआईज प्लस पीआईओस। यस। अच्छा, पीआईओस की डेफिनेशन को अगर हम पीआईओ कार्ड्स जब हम इशू करते हैं तो उसमें जो पीआईओ की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि जो अभी जो है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स अगर जो इंडिया में उनका जन्म हुआ हो या इंडिया में रहे हो, तो उन लोगों को हम पीआईओस कह सकते हैं। आज जो व्यक्ति है अगर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को देखिए तो ज्यादा से बहुत पुराना भी होगा, तो 1860 1870 में उसका जन्म हुआ, उसके पहले का नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स ही हैं वो 1829 से भेजे जाने शुरू हो, 90 साल तक भेजे गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थ्योरेटिकली पीआईओ के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बट दे विल स्टिल फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। यस। तो ये 32 मिलियन की आपकी जो फिगर है, 32 मिलियन की फिगर अगर हम एक्यूरेटली अगर हम सोचे, कॉम्प्रिहेंड करें, तो फिगर बहुत कम लगती है। वास्तव में इंडियन डायस्पोरा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इसका हम सही आकलन नहीं कर पाते, और शायद ये फिगर किसी के पास नहीं होगी। वास्तव में इंडियन डायस्पोरा एक्चुअली कितने, अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा यूएसए में माने गए हैं, जी जी 44-45 लाख लोग हैं, और साउथ अफ्रीका में 15 लाख हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बताया है, बट एक्चुअल फिगर अमेरिका वाला तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वहाँ की सेंसस में ये आता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग कितने हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये करीब करीब फिगर्स एक्यूरेट हैं, लेकिन अफ्रीका में इन पर्टिकुलर कितने इंडियन ओरिजिन के लोग हैं इसके बारे में कहना मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि whether you will agree with this? I mean, agree to what, sir? That when you say कि जो 32 मिलियन का फिगर है उससे ज्यादा है इंडियन डायस्पोरा, और आप ये कहना चाह रहे हैं? Right. हो सकता है सर, आई थिंक आई शुड एग्री विद ऑन दिस टू यू, कि विद दिस टू यू, बिकॉज क्योंकि जो आपका आर्ग्यूमेंट है इट्स क्वाइट वैलिड कि हाँ कुछ इंडियन जो इंडेंजर्ड लोग होंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये जो कोट मैंने किया है ये हाई लेवल कमिटी ऑन डायस्पोरा से मैंने कोट किया है, और उसके बाद भी एक सेंसस हुआ था जिसमें बताया गया कि 2 मिलियन और बढ़ गए हैं। तो आई थिंक कि यस, आई थिंक आई शुड यूज वर्ड अप्रॉक्स व्हिच माइट बी मोर, आई मीन दोनों को कोट करके ज्यादा हो सकता है सर। सो प्रोफेसर सेन ने फिर हैंड रेज किया है। प्रोफेसर सेन।
आपसे पूछ सकते हैं। और शायद वो अभी नहीं है। हाँ जी। और सर हमारा अगला सवाल है मनिका से। सो कंटिन्यूअस। हाँ हाँ श्योर सर। और सर एक ऑब्जर्वेशन है भटनागर सर की, तो उनको सुन लेते हैं हम। अध्यक्ष जी, मैं अनिल भटनागर बोल रहा हूँ, यहाँ यूपीएफ में काम करता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, बताएं। आपका ये पूरा सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और कुछ चीज याद आ गई जी। मैंने काफी पहले एक किताब पढ़ी थी गांधी जी की लिखी हुई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि बड़ी पॉपुलर है। जी जी जी। पॉपुलर तो है, लेकिन ज्यादातर लोग लगता है ऐसा है कि उनको पढ़ के उसके जो कंटेंट्स है वो भूल गए हैं। जी जी। आज जो आपने सारी बात कही वो गांधी जी ने अपने मुंह से यही बात कही है किताब के अंदर। जी और आजकल जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एक्चुअली जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी उस टाइम पे भी इस तरीके से उसका नजरिया नहीं पेश किया जाता जैसा आज आपने किया है। क्योंकि अगर लोग समझे तो जो इन गांधी जी का एक्सपीरियंसेस है अफ्रीका में, वो इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इनएविटेबल पार्ट बन जाएगा। एब्सोल्युटली सर। वो है नहीं, लेकिन इसलिए दिमाग में ये ख्याल आता है कि आजकल जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो गांधी जी जब गए तो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे अफ्रीका में, उनको उन एक्सपीरियंस से वो कैसे प्रभावित हुए, उसको उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते करते ये जो हम लोग आजकल अहिंसा और सत्याग्रह वगैरह की बात करते हैं, इस तरह की फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गए। ये सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। जी 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 जी। मैंने सोचा कि शायद मौका मिल गया तो बस मन की बात आप करें। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। जी श्योर सर। मैं डॉक्टर अंशु एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब पहले बोला तो एक शब्द बोल दिया था मैंने कि हम लोग देश में गांधी जी को भूल रहे हैं। जी जी जी। अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ। जी। जैसे हम लोग जब यूपीएससी के एग्जामिनेशन दिए, मैं 1967 में दिया। जी जी। उस समय जनरल नॉलेज के पेपर में 100 नंबर में जी जी 10 नंबर गांधी जी पर होता था। गांधी जी का लाइफ, गांधी जी का सेइंग, इस सब पर होता था। और नतीजा था कि हम लोग गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ के जाते थे कि 10 नंबर में क्या आ जाए। जी जी जरूरी होता था। जी। आज उसको हटा दिया गया है। जी जी। तो अब उसको जो हटा दिया गया है, जी, इसी संदर्भ मैंने कहा कि ये सिर्फ उदाहरण है। जी जी। बट साउथ अफ्रीका में लोग याद करते हैं, इंडिया में हम धीरे धीरे गांधी जी को भूल रहे हैं। जी जी जी। जो भटनागर साहब ने भी बोला माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के बारे में, ये सब तो टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए किताब बच्चों को पढ़ने के लिए कि गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो और सेकंड जनरेशन जो पैदा हुआ है, दे हैव नो आइडिया एंड दे विल नेवर नो व्हाट गांधी वाज। मैं इन लाइटर वे थोड़ा बोलना चाहता हूं, जो कि सीरियस डिस्कशन में ठीक नहीं है, बट एक लाइटर वेन में कि गुजरात में 5वीं क्लास में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बापू, तो एक लड़के ने लिखा आसाराम बापू गुजरात में। तो ये मैं एक लाइटर वेन में कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो कहा, और राजीव बोरा साहब यहाँ पर हैं, और राजीव बोरा साहब ने जो बोला इतना बढ़िया बोला, और ये तो खैर बहुत बड़े विद्वान है उस मामले में। तो मैं एकदम कंक्लूड करना चाहता हूँ अपने तरफ से कि डॉक्टर अंशु, आपने इतने सरल ढंग से इंडियन डायस्पोरा के बारे में और गांधी जी कंट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका के बारे में, और कैसे गांधी टू महात्मा बने वो, इतना बढ़िया से बोला आपने। I must thank you. I must compliment you for that. Thank you so much. And I thank Dr. Rajiv Vora also for his very valuable contribution. Absolutely, sir. Absolutely, sir. Absolutely, sir. सर हमारा अगला सवाल है सिमरन की तरफ से। वो जानना चाहती हैं कि अफ्रीका में जो गिरमिटिया मजदूर गए, उसके पीछे जो मेन रीजन था ABCD, तो सिर्फ इन्हीं जिलों से
ज्यादातर लोग क्यों गए, क्या कारण थे कि यही लोग ज्यादा थे माइग्रेशन उस वक्त करने वाले? It is not that कि only people from ABCD has migrated. बात ये है कि कुछ कंट्रीज में यहाँ से लोग ज्यादा गए हैं, जैसे कि हमने कहा मॉरिशस, मेडागास्कर, जैसा राजीव सर ने भी कहा कि उस टाइम को पहले वहीं से फोकस किया गया, क्योंकि फ्रेंच, देयर वाज अ फ्रेंच कॉलोनी यहाँ पे, पौंडीचेरी था फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है, तो वहां से भी माइग्रेशन होता था, बट वो जाते थे रियूनियन के तरफ, ठीक है, जो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी था वो वहां जाते थे, और वहां से अगेन फ्रेंच बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ एसिमिलेशन, वो मल्टीकल्चरल नहीं थे, उनका मल्टीकल्चरल आइडिया था कि वो दे बिलीव इन आइडिया ऑफ एसिमिलेशन, कि भाई अगर तुमको फ्रेंच फीचर्स को अपनाना है, यूज करना है, तो आपको सब कुछ अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंच वाज अ वेरी डायरेक्ट रूल, ये बहुत इनडायरेक्ट था, सो दे कुड प्रिजर्व देयर कल्चर, दे कुड स्टे बैक। इसीलिए उस जमाने में उधर से जो कंट्रीज लाइक मॉरिशस, जो इनिशियल माइग्रेशन हुआ था वो वहां से हुआ था, जो कि डॉक्यूमेंटेड भी है। आई होप सिमरन का जवाब मिल गया है। सो नहीं हमारे पास 2 और सवाल हैं मनिका की ओर से, वो हम लोग पूछ लेते हैं। जी बताएं। पहला है कि करंट स्ट्रेंथ में जो इंडियन डायस्पोरा है अफ्रीका में, उसका और उसकी पॉलिसी एंड उसकी पॉलिसी इंडिया को और अफ्रीका को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, या अभी उसको कैसे, उसका क्या रेलेवेंस है इन इकोनॉमिक सेक्टर या फिर किसी कल्चरल चीजों को हम लोग देखें तो। नहीं, एक बार मेरे लिए आप दोहरा सकते हैं सवाल? ओके, मैं दोनों एक बार रीड आउट ही कर देती हूँ। जी बताएं बताएं बताएं। Current strength of Indian diaspora in Africa, selected to Gandhi or even otherwise. And second है, how significant the role and contribution of Indian diaspora is in African policy of India. अफ्रीकन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके। सो देखिए पहला सवाल तो शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ सवाल को। जो पॉलिसी से रिलेटेड है, यस वी हैव मूव्ड। देखिए एक तो सबसे पहला ब्रिक्स है, दूसरा है इंडिया अफ्रीका फोरम, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेंडशिप ऑफ, आप अगर चाणक्यपुरी आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक इंडिया अफ्रीका रोज गार्डन है, ठीक है, और वो उसका काफी, उसका एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। पॉलिसी में वी आर ऑन द एनर्जी में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। नाइजीरिया इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। युगांडा से हम गैस ले रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे, हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आप आज के जमाने में जो आप देखते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग द न्यू यूरोप फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉट ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर स्टडी, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो आप देखते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि अर्लियर डेज से, और हम लोग जहाँ जहाँ समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो जो है मोर, इट्स गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है। सो अगर कोई पॉलिसी पे बात करता है तो एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, ये इस चीज को जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल जो आपका था कि करंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, यही था ना कुछ, ठीक है। अगर आप एक बार बता पाए, दोहरा पाए तो, करंट स्ट्रेंथ ऑफ, अब वो अगर वो खुद पूछ लें आके, अगर प्रॉब्लम ना हो पूछना। हाँ यही है सर, आप जो बोल रहे हैं कि करंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो करंट स्ट्रेंथ में देखिए, करंट स्ट्रेंथ में ऐसा है कि इंडियन डायस्पोरा इज मोर ऑन द पॉजिटिव साइड देन ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। हम लोगों ने पॉलिटिकल स्पेस we didn't use in Africa, right? But slowly and gradually we are getting into political space in countries like Mozambique, country like Angola. There is, Indians are being represented in parliament, but most of all what we use is that at the trade and business space, ठीक है। स्ट्रेंथ वही है।
ठीक है, कि हम चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, मोजाम्बिक हो, लाइबेरिया हो, it is all business which is being taken care of by Indian or Indian diaspora. That is the strength you can say. ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ बिल्कुल। आपका आप Lord, thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So Thank you, I'm leaving out. राजीव जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। आज बहुत दिनों से मैं भी, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका रहा, क्योंकि आपको मैं बहुत याद करता हूँ। और ये म्यूचुअल चलिए मिलेंगे हम लोग कभी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ही जी। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच। और आदित्य जी, आपको बहुत शुभकामना और Thank you बहुत so much. अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। कॉम्प्लीमेंट टू यू, यू कंपेयर्ड वेरी वेल। थैंक यू सर। तुमने कंपेयरिंग बहुत बढ़िया किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you so Thank you much. so much. हमारे Have a साथ good- जितने लोग दरीचा में यहाँ पर आज उपस्थित थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूंगी डॉक्टर आदित्य सर का और राजीव बोरा सर का। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सराहते हुए इसको बहुत ज्ञानवर्धक बनाया हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग नए विषयों पर हम इसी तरह मिलते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हल्दर जी को भी नमस्कार मेरा। जी, थैंक यू सर।